हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल और नीट प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे 15 जून 2023 के हिंदू एडिटोरियल की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। सबसे पहला एडिटोरियल जो है, देखिए सबसे पहले आज मैं बता दूं 3 ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक इन्फ्लेशन से रिलेटेड है जो मैंने आपको 2-3 क्लास में लगातार बताते जा रहा हूँ करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो इसमें 3 एडिटोरियल की आज हम बात करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रेंथनिंग द ICDS स्कीम, ठीक है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ये स्कीम है क्या। ये आया था आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड, यानी कि चाइल्ड हो या फिर प्रेग्नेंट वुमेन हो, उनको कहीं ना कहीं एसेस करने की बात की गई थी। उनमें जो कमियां हैं, जिस तरह की कमियां आती है स्टार्टिंग में प्रेग्नेंट वुमेन में या फिर आपके जो लैक्टिंग वुमेन में या फिर बच्चों में कि कमी रह जाती है जो न्यूट्रिशन की, उनको कहीं ना कहीं दूर करने का काम करता है। जो इंडिया का जो हाई प्रिवलेंस है, अगर बात की जाए इसकी, इंडिया का जो हाई प्रिवलेंस है वो क्या है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है और एनीमिया है, ठीक है, एनीमिया है, ठीक है। अब इन चीज़ों को कहीं ना कहीं दूर करना था, तो क्या लाया गया, आपका ICDS लाया गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस को लाया गया, जो कि इस चीज़ को टैकल करेगा कि जो स्टंटिंग हो रही है, वेस्टिंग हो रही है, एनीमिया हो रही है, इसको कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को टैकल करेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छी एजुकेशन जो है वो प्री स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब देखिए एक स्टडी में कहा गया, एम्पिरिकल रिसर्च हाईलाइट ने किया, जो पहले की लाइफ है, जो पुवर्टी की लाइफ है, माल न्यूट्रिशन है या इनएडुकेट साइमल्टेनियस है, वो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक और कॉग्निटिव चैलेंज को कहीं ना कहीं दिखाता है, ठीक है। आप ये समझिए कि इकोनॉमिक चैलेंज तो आपको पता है कि जो आपके पैसे से रिलेटेड यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उसको इकोनॉमिक चैलेंज कहते हैं। कॉग्निटिव चैलेंज किसे कहते हैं, कॉग्निटिव चैलेंज कहते हैं अगर कोई भी माइंड से रिलेटेड चैलेंज होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए बच्चों को अगर ठीक से पोषण नहीं मिला तो वो आगे जाके क्या होगा, उनका माइंड उस तरह से डेवलप नहीं होगा। आपको पता है कि जो बच्चे का जो लेवल है, बच्चों का लेवल जो होता है वो कहीं ना कहीं छोटे से लेके 2 साल के बीच में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती है। इनके अंदर जो माइंड का डेवलपमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा होती है। जहाँ पे बच्चा 1 वर्ड सीखता है वहीं 1 साल के अंदर अंदर वो 200 वर्ड सीख जाता है, और वहीं पे अगर एक साल की देखें तो 6 महीने में अगर 1 वर्ड सीखता है और वो 1 साल में वो करीब 200 वर्ड सीख जाता है, और उसके 6 महीने के बाद वो करीब 2000 वर्ड सीख जाता है। इसका मतलब क्या है, उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है, और उसी कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है उसको कहीं ना कहीं बनाए रखना है, जिसके कारण से उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। अगर वो न्यूट्रिशन टाइम पे मिले तो कहीं ना कहीं उनकी डेवलपमेंट होगी, अगर नहीं मिलेंगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट होंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए किया जाए ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड कैन बी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ह्यूमन कैपिटल को कहीं ना कहीं हमें इंक्रीज करने की इस टाइम पे ज़रूरत है, ठीक है। और वर्ल्ड डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटिव ने क्या किया, जो ICD है एक पॉजिटिव इंपैक्ट डाला है कॉग्निटिव अचीवमेंट के लिए, यानी कि अगर जो दिमागी तौर पर विकास होता है वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट जो पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है वो किसके कारण से हो रहा है, ICDS की, क्योंकि इनमें जो न्यूट्रिशन दी जाती है कहीं ना कहीं उसको डेवलपमेंट करने के लिए, बच्चों की माइंड जो है डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल करती है। एक स्टडी और की गई, पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया नेचुरल लाइब्रेरी इन मेडिसिन में, इसमें कहा गया कि जो एडोलेसेंस गर्ल्स है 18 एज जो 13 से 18 ईयर के एज में है, जो गाँव में बोर्न होते जन्म होते हैं, वो उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर पोषण जो है नहीं मिल पाता था। तो कहीं ना कहीं ये ICD के इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो 7.8% की जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हुआ है, और इनका जो स्कूल इनरोलमेंट है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। और साथ ही साथ इनका जो कंपेयर किया जाए, अगर नॉन ICDS जो स्टूडेंट है, जैसे जो भी ICDS के स्टूडेंट है, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर में जो बच्चे पोषण लेते हैं उनका डेवलपमेंट कहीं ज़्यादा हुआ है जो नॉन ICDS के अंडर में है, ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर में नहीं है, ठीक है। तो ये बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ें साबित हो रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए इनमें कुछ चैलेंजिंग भी सामने आ रहा है, जैसे एमेलियोरेशंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ और न्यूट्रिशन की कहीं ना कहीं ओवरकमिंग आ रही है, कुछ बच्चों में आ रही है एज से 0 से लेकर 6 ईयर तक की, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं हमें अलग अलग स्टेप से कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। जो पहली स्टेप इसके बारे में बताया गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर को कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के लिए एम्पावर करनी चाहिए, जिससे कि ICDS की जो स्कीम है वो कहीं ना कहीं अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो। और इसके साथ साथ जो प्रिंसिपल ऑपरेटिंग है, जैसे कि आपके पोषण 2.0 इनिशिएटिव, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जो भी एडवांस
चाइल्ड है, न्यूट्रिशन है, या हेल्थ है, या एजुकेशन है, इनकी कम्युनिटी है, इनको कहीं ना कहीं वर्कर को कहीं ना कहीं वेयर करनी होगी, यानी कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है कहीं ना कहीं इनको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए जो एडवांटेज, अब अगर आप आंगनवाड़ी वर्कर को डाल रहे हो बोझ, तो इसका मतलब क्या है कि आपको आंगनवाड़ी वर्कर की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं आपको बढ़ानी पड़ेगी, और साथ ही साथ इनको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। जो जिसका काम किसने किया, जो पोषण 2.0 इनिशिएटिव था उसने कहीं ना कहीं इस चीज़ को और स्ट्रेंथ किया। इसने न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन और उनकी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथ किया, और साथ ही साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ इनको कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, जिससे कि ये अपनी हेल्थ एजुकेशन ही हो या फीडिंग प्रोग्राम हो या कोई भी और भी प्रोग्राम हो, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथेन कर सके। अब देखिए अगर आप ज़्यादातर वर्कर को देते हो, काम देते हो, तो एम्प्लॉय करते हो, तो इसका एडवांटेज क्या होगा। इसका सबसे पहले एडवांटेज अलग अलग तरह से बताया गया है, ठीक है। अगर हम बात की जाए इंडिया में 13,99,661 जो है आंगनवाड़ी सेंटर्स है, और वो कहीं ना कहीं इन जो लेसन है द लोड ऑफ दिस वर्कर, यानी कि जो वर्कर है वो कहीं ना कहीं कम है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं ठीक से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, यानी कि अगर इसकी एडवांटेज की बात की जाए तो इसमें 5 एडवांटेज की बात की गई है। सबसे पहली तो इनकी हेल्थ और एजुकेशन जो आउटकम है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया होगी, या बहुत बेटर लेवल पर जाएगी, और साथ ही साथ जो एडिशनल हाफ वर्कर जो है अगर आप यहाँ पर इनरोल करेंगे यानी कि इंक्लूड करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस जो हाफ टाइम वर्कर जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव रोल निभाएगी। जो प्री स्कूल है उनमें प्री स्कूल के जो टाइमिंग है उसमें कहीं ना कहीं अच्छी रोल निभाएगी, और जिसके कारण से बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं दूसरे लेवल पे पहुंचेगा। अगर सेकंड बात की जाए तो जो चाइल्ड की रिडक्शन है, रेट ऑफ स्टंटिंग और माल न्यूट्रिशन की, उसको कहीं ना कहीं रिडक्शन किया जाएगा, यानी कि कमी आएगी, क्योंकि अगर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ICDS में ही, तो बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा स्कूल में इन्रोलमेंट होंगे। जैसे मान लीजिए मिड डे मील में अगर बच्चों को खाना सही तरीके से मिलेगा तो बच्चे क्या होंगे, इन्रोलमेंट ज़्यादा होंगे। स्कूल में इन्रोलमेंट जब ज़्यादा होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बच्चों की जो पोषण है उसको कहीं ना कहीं ठीक मिलेगा, एक टाइम का पोषण जो है ढंग से मिल पाएगा, जिसके कारण से स्टंटिंग और जो वेस्टिंग जो प्रॉब्लम हो रही है उसको कहीं ना कहीं टैकल किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर बात की जाए तीसरे एडवांटेज की, तो क्या होगा, जो कॉस्ट है नेशनल वाइड रोल आउट की, उसकी कहीं ना कहीं पोटेंशियल जो एडवांटेज है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगी, ठीक है। जो रोल आउट यानी कि बच्चों की जो, अगर हम बात की जाए लंबे टर्म बेनिफिट की, जैसे कि अगर बच्चों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे स्कूल में इन्रोलमेंट ज़्यादा होंगे, न्यूट्रिशन उनको ज़्यादा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं देश के फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगे, देश की GDP में कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। ये बताया गया लाइफ टाइम अर्निंग जो है इंप्रूवमेंट होगी, और साथ ही साथ 13 से 21% टाइम की 21 टाइम जो एक्सपेंशन है वो कहीं ना कहीं ये बियर कर सकेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। अब बात करते हैं चौथे एडवांटेज की, तो अगर हम लोग सिर्फ अगर इसकी बात करें वर्कर की, ठीक है, न्यू आंगनबाड़ी वर्कर कैन बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसंट्रेटिंग ओनली इन प्री स्कूल अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कहीं ना कहीं अगर ये पूरे ही कंसंट्रेट देंगे इस पर, तो कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपके न्यूट्रिशन को और हेल्थ को, और साथ ही साथ आपके जो बच्चे की इन्रोलमेंट है उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। और इस जो फैमिली है, फैमिली कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग के बारे में लोग भी इस चीज़ को अवेयर होंगे, और साथ ही साथ लोगों के बीच में ये भी बात आएगी कि उनको भी स्कूल में बच्चों को एनरोल करना चाहिए। यानी कि जो बच्चे काम पे जाते हैं, जो जिसकी फैमिली जो होती है उस इतनी सर्वाइव नहीं कर पाती है, कहीं ना कहीं वो उनके दिमाग में ये रहता है कि ज़्यादा बच्चे रहेंगे तो ज़्यादा स्कूल काम में हाथ बटाएंगे, तो कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को कहीं ना कहीं डिक्रीज़ करेगा इस चीज़ के लिए। अगली चीज़ है, अगर हम फिफ्थ एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले एडवांटेज क्या है इसमें, फिफ्थ एडवांटेज ये कह रहा है कि जो वुमेन्स को हम लोग रिक्वायरमेंट करेंगे, कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। कहीं ना कहीं एक 1.3 मिलियन जो है न्यू जॉब जो है वुमेन के लिए वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, और ख़ासकर जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उनकी वुमेन्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन है कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगी। अगर बात की जाए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.1 की, इसको कहीं ना कहीं सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम बताया गया है, और कहीं ना कहीं इसकी देखरेख कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। अगर हम इसको बात की जाए इसके गाइडेंस रेगुलेशन की या रीजनल स्पेसिफिक क्राइटेरिया की, तो ये कौन करता है, ये किसके अंदर में आता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अगर इनको अच्छी प्रोवाइड की जाए फंड की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, यानी कि हमारे लिए बहुत अच्छी शेयरिंग कर सकते हैं, कॉस्ट शेयरिंग बेसिस बनेगा ये, ठीक है। आगे जाके अगर बात करें क्या करना चाहिए इनके लिए, सबसे पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट इन आंगनवाड़ी ट्रेनिंग में
इनको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को, और कहीं ना कहीं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, जितनी है उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। और इसके सैनिटेशन के फंक्शनल को अच्छी तरह से मैनेज करना चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए, और कोई ना कोई जो बिल्डिंग जो होती है, अभी भी बहुत सारे ऐसे आंगनबाड़ी सेंटर्स है जहाँ पक्का हाउस नहीं है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं पक्का हाउस की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम कहीं ना कहीं ICDS को फुल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने अगले न्यूज़ की तरफ। देखिए अगला न्यूज़ है द नेक्स्ट फाइनेंस, क्या है आपका, द नेक्स्ट फाइनेंस कमीशंस विल बी टफ टास्क। अब देखिए क्या है, आपके 15th फाइनेंस कमीशन आया था, एनके सिंह कमेटी। ठीक है, अब जो है आपके अगली फाइनेंस कमीशन बनने जा रही है। ठीक है, अब वो कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद जो है आपका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनेंस कमीशन की बात क्यों की जाती है? फाइनेंस कमीशन का काम होता है कि जो टैक्स का रेवेन्यू है उसको कहीं ना कहीं आपके शेयरिंग करना स्टेट्स के साथ, या स्टेट्स और सेंटर के साथ, और स्टेट और स्टेट के साथ। मतलब दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सबसे पहला तो वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, सेंटर है, उसके नीचे स्टेट है, उसके नीचे आपके म्यूनसिपैलिटीज़ या पंचायत है, तो इन सबको जो है ये क्या हो गया, वर्टिकली, यानी कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको वर्टिकली कहेंगे। अगर स्टेट्स के बीच में हो रहा है, यानी कि स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, इन सब के बीच में हो रहा है, तो ये क्या हो गया, हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक आपके वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन और एक दूसरा आपका हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि शेयरिंग हो रही है। ठीक है, किस चीज़ का, टैक्स, जो आपका रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स रेवेन्यू उनका। अगर बात की जाए, गवर्नमेंट जो है ज़्यादातर फाइनेंस कमीशन का जो रिकमेंडेशन है वो कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे आपके प्री रिफॉर्म पीरियड के प्री रिफॉर्म के टाइम पे, जो आपके फाइनेंशियल रिफॉर्म से पहले की बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस में हो रहा था, PSU में। ठीक है, दो चीज़ में हो रहा था, एक PSU में और दूसरी चीज़ आपके जो भी रिकमेंडेशन दे रहा था फाइनेंस कमीशन वो उसके ऊपर। लेकिन अगर बात की जाए अभी के टाइम पे, जो रिफॉर्म के बाद की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं अभी की बात की जाए तो PSU को कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जो आपके फाइनेंस कमीशन है उसको कहीं ना जो आपके प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन को कहीं ना कहीं हटा दिया गया है और उसके जगह पे आपका नीति आयोग को लाया गया है, जो कि एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। तो कहीं ना कहीं अब जो है फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट को जो है उसको कहीं ना कहीं और स्ट्रेंथ बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन का गठन जो है वो करना पड़ेगा, जिसके कारण से वो किस हिसाब से पैसा जो है बटा जाए, जिससे कि जो स्टेट्स है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ना जाए, मतलब उनकी जो कमी है वो कहीं ना कहीं उसको पूरा कर सके। तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन जो है बनाया जाता है, और आज के टाइम पे फाइनेंस कमीशन का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, यही चीज़ बताया जा रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन है विल हैव द टफ टास्क। अब देखिए क्या बताया जा रहा है, इशू क्या है, जो अभी करंट का जो इशू है, करंट जो है जो सेंट्रल स्टेट्स की जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 41% है। ठीक है, पहले 42% थी, उसको घटा के 41% किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक क्या बन गया है आपका एक स्टेट इंडियन टेरिटरी बन गया, इस वजह से उसको घटा दिया गया। तो देखिए सबसे पहले क्या बात की गई है, जो स्टेट्स की डिमांड है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है। अगर 41% उस टाइम पे किया है तो स्टेट की डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, उनकी एक्सपेंडिचर जो है कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो अगर बात की जाए अगर सेंटर का जो एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं ज़रूरत है और कहीं ना कहीं रोक रहा है किसको, बोरोइंग लिमिट्स को। ठीक है, बोरोइंग लिमिट्स को रोकेगा तो कहीं ना कहीं स्टेट्स जो हो गया वो अपनी जो बोरोइंग है वो उसको कहीं ना कहीं कर्टेल कर पा रहा है, रोक रहा है, जिसके कारण से उसकी जो एक्सपेंडिचर है कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं रुक जा रही है। तो अब अगर हम बात करें जो प्रीवियस फाइनेंशियल कमीशन वाज अपॉइंटेड 2017 में जो अपॉइंट किया गया था, उसकी टर्म हम रेफरेंस की बात करें तो उन्होंने क्या कहा था, जो पॉपुलेशन लिया था वो किसके हिसाब से लिया था, इनटू अकाउंट 2011 पॉपुलेशन फिगर्स, जो एक्सपेंडिचर जो ज़रूरत है स्टेट्स को उस हिसाब से 2011 का जो आपका पॉपुलेशन लिया गया था। लेकिन उसको डिपार्ट किया गया कब, स्टैंडर्ड जो उसके फाइनेंस कमीशन ऑन यूज्ड 1971 पॉपुलेशन नंबर्स की, जो 1971 पॉपुलेशन नंबर थे उसके ऊपर डिपार्ट कर दिया गया। ठीक है, अगर हम स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स
जो अच्छा काम कर रही है, जो कि पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग में, जैसे कि आपके केरल हो गए, तमिलनाडु हो गए, कर्नाटका हो गए, इन एरिया में तो कहीं ना कहीं इनकी स्टेबलाइजेशन ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्थ की बात करें, स्टेबलाइजेशन कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है थोड़ी थोड़ी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश देख रहे हो, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन है। तो तो उससे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको खर्च जो है वो ज़्यादा कहाँ पर करना पड़ रहा है, आपको नॉर्थ की तरफ में ज़्यादा करना पड़ रहा है, जबकि साउथ में कम खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात की जाए, इंडस्ट्री का आउटपुट ग्रोथ जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहा है, वो आपके सदर्न साइड में सबसे ज़्यादा हो रहा है, जबकि नॉर्दर्न साइड में उतनी नहीं हो रही है। तो जिसके कारण से सदर्न स्टेट क्या कह रहे हैं कि हम लोग जो है आपको इनकम करके दे रहे हैं, लेकिन हमें ही उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक बन जा रही है। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या आ रहा है इसका, टू रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो फाइनेंशियल कमीशन दिया गया था किसको, स्टेट्स को, जो कहीं ना कहीं डेफिसिट कर रहा है करंट अकाउंट को, और आफ्टर टैक्स डिवोल्यूशन करने के बाद भी कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं डेफिसिट हो रहा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात कीजिए, फाइनेंस कमीशन जो स्ट्रगल है वो कहीं ना कहीं किस चीज़ को देख रहा है, वो आपकी स्टेट की डेफिसिट को देख रहा है, और साथ ही साथ फिजिकल इनकैपेसिटी को, कि कितना फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हर एक स्टेट के पास, हर कितने खर्च होनी चाहिए, इस चीज़ को भी देखना फाइनेंस कमीशन के हाथ में है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है ताकि जो स्टेट्स हो वो कहीं ना कहीं इक्वल लेवल पे रहे, हर स्टेट्स को कहीं ना कहीं इक्वल लेवल पे रहे। वो नहीं वो डिस्ट्रीब्यूशन आउटपुट के लेवल पे नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल लेवल पे कर रहा है, जिसके कारण से दोनों ही जो है किसी के साथ ना तो अनफेयर हो, ना किसी के साथ ही इनएफिशिएंट हो, और ना ही किसी के साथ दोनों ही हो। ठीक है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक समान कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी फॉल्ट लाइन कहाँ पे बनती है। फॉल्ट लाइन बनती है सबसे पहली चीज़ तो जैसे मैंने बताया, नॉर्दर्न और सदर्न। देखिए नॉर्दर्न में क्या हो रहा है, अभी जो गवर्नमेंट की बात की जा रही है, अगर इसमें गवर्नमेंट की बात की गई है जो कि नॉर्दर्न साइड में मोस्टली बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर सदर्न की बात की जाए तो मोस्टली जो अलग अलग पार्टी है उनकी गवर्नमेंट है। तो जिसके कारण से क्या हो रहा है, इनके बीच में एक टसल सी देखने को मिल रही है, जिसके कारण से वो इस बिहाफ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग आउटपुट इतना करके दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग को ही वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं, जो रिचर स्टेट है वो कहीं ना कहीं कंपनसेट कर रहे हैं किसको, जो स्मॉलर स्टेट है उनको। और कहीं ना कहीं हमारी जो है बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो आपके सोशल इंडिकेटर कहीं ना कहीं सदन में ज़्यादा बेटर है, किससे, आपके नॉर्दर्न एरिया से। ठीक है, इस चीज़ की बात की गई है। अब आगे बढ़ते हैं, सेस और सरचार्ज की बात की है। देखिए सेस और सरचार्ज सेंटर लगाते हैं, लेकिन उसकी पैसा जो है कहीं ना कहीं वो आपको स्टेट को नहीं दिया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। ठीक है, जो फाइनेंशियल कमीशन आगे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दो इश्यूज़ पे फोकस करेंगे। सबसे पहली इशूज़ तो है एग्रीगियस प्रैक्टिस ऑफ सेंटर इंक्रीजिंग रिसोर्टिंग टू लेवी द सेस एंड सरचार्ज रादर देन रेजिंग टैक्सेस, यानी कि जो इस चीज़ पे काम करेगा कि जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं टैक्स को ना इंक्रीज करके सेस और सरचार्ज को कहीं ना कहीं वो इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक पेपर पब्लिश किया था, वाइट पेपर पब्लिश किया था, जिसमें ये कहा था कि लगभग 10 दशक में, यानी कि 2011 से लेकर 2012 और 2019 से लेकर 20 के बीच में जो सेंटर की जो टैक्स रेवेन्यू है, वो टोटल टैक्स रेवेन्यू वो कितना परसेंट इनकी जो है 10.4% से 20.2%, यानी कि लगभग डबल हो चुका है अभी का जो टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, टैक्स का जो कलेक्शन है वो कहीं ना कहीं टैक्स रेवेन्यू जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुका है सेंटर का, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं स्टेट्स के साथ नहीं हो रही है। ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन रही है। ठीक है, अब देखिए और क्या बताया गया है, और बताया गया है जो अगली फाइनेंस कमीशन बनेगी वो कहीं ना कहीं ले डाउन करेगी गाइडलाइंस को, जब से सरचार्ज कितना लगाया जाए कितना नहीं लगाया जाए उस चीज़ के बारे में भी कुछ ना कुछ बात किया जाएगा। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या सजेशन मिलता है, किस तरह की फॉर्मूला बनाते हैं, किस तरह की जो सजेशन है वो दिया जाता है। अब अगर दूसरी इशूज़ की बात की जाए, पहली इशू तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो डबल हो चुकी है सेस और सरचार्ज के मामले में। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है फ्री वीज। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अपनी अंधाधुंध तरीके से फ्री वीज को बांटे जा रही है, मतलब अपने हिसाब से ही जो स्कीम्स है वो कहीं ना कहीं दी जा रही है, जो कि लोगों के जेब को ये भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है वो
प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी वोट बैंक के चक्कर में अगर वोट बैंक कहीं ना कहीं निकल गया तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, जिसके कारण से वो क्या कहते हैं, फ्री वीज को अनाउंस करते हैं, जो मुफ्त में कोई चीज़ दी जाने की, जिसके कारण से जो इसका जो भार पड़ता है वो किसके पड़ता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पड़ता है, यानी कि FRB जो आपके फिजिकल डेफिसिट होता है जो कि सरकार के खजाने में पड़ता है, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए क्या किया गया है, FRBM जो है एक्ट लाया गया है जो चेक करेगा इन पॉपुलेशन स्पेंडिंग को। ठीक है, और इसको कहीं ना कहीं डिफाइन करेगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो फ्री वीज को डिफाइन करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है अपने अलग अलग तरह से अलग अलग स्कीम को प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण से उनको डिफाइन करना कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और उनको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म तक चलाना अनसस्टेनेबली हो जाता है, जिसके कारण से जो इसका जो पूरा असर पड़ता है वो किस पे पड़ता है, आपके सरकारी खजाने पे पड़ता है, जिसके कारण से जो जूझते हैं, यानी कि जो इसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो लोगों के ऊपर पड़ जाता है, जिसके कारण से महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। ठीक है, तो इसको लिए कहीं ना कहीं एक हमें अच्छी सजेशन की ज़रूरत है, अच्छी रूल बेस्ड तरीके की ज़रूरत है, जिसके कारण से जो फाइनेंशियल आपकी जो कमीशन बनाया जाए वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को विचार करे और इस चीज़ पे ही अपना फोकस दे के ही इसके ऊपर फैसला जो है वो सुनाए। ठीक है, और उसको कहीं ना कहीं इस तरह के चीज़ों के लिए कड़े कदम जरूर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, इस फ्री वीज वगैरह के लिए या फिर जो डिवोल्यूशन टैक्स रेवेन्यू का डिवोल्यूशन है उसको कहीं ना कहीं अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरीके से अच्छे स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज हमारा, मेल सेंट्रिक मेडिसिन इज़ अफेक्टिंग वुमेन हेल्थ। अब देखिए क्या है, हमारी जो आज की सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग है। ठीक है, मेल को डोमिनेट करती है, क्योंकि ज़्यादातर जो बात की जाती है हम मेल के ऊपर बात की जाती है। अगर हम कहीं पे भी फोकस करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग, जैसे अगर क्रिकेट की बात की जाए, लोग ज़्यादातर किस क्रिकेट को देखने, मैन की क्रिकेट को देखने में ज़्यादा पसंद करते हैं वुमेन्स के रिस्पेक्ट में। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक बात है। तो अगर मेडिसिन के रिस्पेक्ट में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम जेंडर बायसनेस की बात करते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, क्यों? जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है वो देखिए, जो मेल और फीमेल है उनकी जो चेंजेस है वो बायोलॉजिकल है। ठीक है, उनके सेक्स की डिफरेंस जो है बायोलॉजिकल है, लेकिन अगर उनकी जो मेडिसिन है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उन पे भी अगर हम लोगों ने भेदभाव करना स्टार्ट किया, बायसनेस करना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं जो फीमेल है, फीमेल की जो एक्टिविटी है कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाएगी और वो कहीं ना कहीं एक जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसका कहीं ना कहीं लैक होगा, वो कमी होगी और वो मेल आगे तक भी मेल क्या होंगे, वो डोमिनेट पोजीशन पे रहेंगे। ठीक है, तो इसी के लिए बात की गई है, जो मेल सेंट्रिक मेडिसिन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है वुमेन सेंट्रिक हेल्थ को। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए जो मेडिसिन की, वो कहीं ना कहीं मेडिसिन हो या क्लिनिकल ट्रायल हो, जो भी चीज़ हो, वो कहीं ना कहीं दोनों ही पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, यानी कि मेल के पर्सपेक्टिव से भी और फीमेल के पर्सपेक्टिव से भी। यानी कि रिसर्च और ट्रायल जो होने चाहिए वो सिर्फ आपको मेल को ध्यान में रख के नहीं बनाना चाहिए, फीमेल को भी ध्यान में रख के बनाना चाहिए, जिससे कि दोनों को इक्वल बेनिफिशियल बनाया जा सके। अगर हम एक एक्ट की बात करें जो यूएस की है, क्या बताया, रिवाइटलाइजेशन एक्ट 1993, उसने क्या बताया, जो क्लिनिकल ट्रायल है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है, क्लिनिकल ट्रायल इन बिड टू रिड्यूस हेल्थ डिस्पैरिटी। जो क्लिनिकल ट्रायल है वुमेन्स और माइनॉरिटी में, अगर उसको ठीक तरीके से किया जाए तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, हेल्थ की जो डिस्पैरिटी है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेगा। अगर हम बात करें अभी के टाइम की, तो हम लोग अभी के टाइम पे जो वुमेन्स है उसको कहीं ना कहीं अभी भी स्मॉलर मानते हैं मेंस के मुकाबले में, हर किसी चीज़ में, हर किसी फील्ड में। लेकिन एक्चुअली ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहिए। अगर हम बात करें जेनरिक ड्रग्स की ट्रायल की, तो कहीं ना कहीं अगर जेनरिक ड्रग्स की बात की जाए तो जेनरिक ड्रग्स में जब से डिस्कवर हुआ है तो कहीं ना कहीं ये जेंडर डिस्पैरिटी को कहीं ना कहीं कम किया है, लेकिन अभी भी इतनी पूरी तरह से कम नहीं हुआ है। इसके लिए कहीं ना कहीं अभी भी काम करने की ज़रूरत है। अगर बात की जाए जेंडर डिस्पैरिटी इन क्लिनिकल ट्रायल की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्प्लीकेशन की। ठीक है, जिसके कारण जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बनती जा रही है। तो जनरल ड्रग्स प्रोडक्शन और उसके कंजप्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हेल्पफुल हुए, लेकिन उनकी जो रिसर्च है वो कहीं ना कहीं क्या हुए, डिप्राइव हुए। ठीक है, हमें इन पे कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, और जिसके कारण से हमें जो इंक्लूज़न है उसका वुमेन्स का
कहीं ना कहीं इंक्लूजन जो है वो ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि जो वुमेन्स के ऊपर जो ट्रायल है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहिए, जिसके कारण से हमें देखिए बायोलॉजिकल जो चेंजेस है उनके बारे में रिसर्च में पता लग सके। ठीक है, जैसे बायोलॉजिकल अगर रिसर्च अगर कोई किसी तरह की, क्यों देखिए मेल और फीमेल डोमिनेंट जो है अलग अलग हैं। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर जो है, बॉडी स्ट्रक्चर जो है अलग अलग है, उनके ऑर्गन्स जो है अलग अलग है, जिसके कारण से हमें उनसे रिलेटेड स्पेसिफिक ड्रग्स जो है वो भी देखना पड़ेगा कि वो जैसे वुमेन्स को कितनी अमाउंट में ड्रग्स की ज़रूरत है, मेल को कितनी अमाउंट में ड्रग्स की ज़रूरत है। जैसे हम कैलोरीज़ की बात करते हैं कि वुमेन्स की कैलोरीज़ जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन्स की अगर बात की जाए, या फिर लैक्टिक वुमेन्स की या बच्चों की बात की जाए, लेकिन मेल में वही चीज़ थोड़ी सी कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, हमें उस तरह से रिसर्च करना चाहिए कि ताकि जो मेल डोमिनेंट है उसको ही सिर्फ हम लोग देखें ना देखें, बल्कि हमें जो वुमेन्स है उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ये डिफरेंसेस कहीं ना कहीं हमें कम करना पड़ेगा। अगर बात की जाए स्टडी कंडक्ट किया गया तमिलनाडु में बाय नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी के द्वारा, जो आपको पता है नोबेल लॉरेट है। ठीक है, और एस्टर डफ्लो, इन्होंने क्या कहा, जो 26% मैन है और 31% वुमेन है जो 61 से 70 की एज में है, वो कम से कम इंडिकेट करती है हाई लाइक्लीहुड डिप्रेशन की बारे में बात की जाती है। ठीक है, जो ज़्यादातर जो 26% कितने मैन और 31% जो वुमेन है वो डिप्रेशन के शिकार बन रहे हैं। ठीक है, 61 से 70 साल के बीच में। अगर हम बात करें ये जो डिप्रेशन रेट है वो कहीं ना कहीं प्रिवलेट है किस पे, हायर है किस में, वुमेन्स में, किसके मुकाबले में, मेंस के मुकाबले में। ठीक है, और जो ये डिप्रेशन है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती है जो कॉलेज की डिग्री अटेंड करने में, उनमें भी। क्योंकि इनकी मेंटली प्रेशर पड़ती है, मेंटली प्रेशर के कारण से इनका जो मेंटल है वो कहीं ना कहीं अनस्टेबल होता है, जिसके कारण से जो कॉलेज की डिग्री है, कॉलेज हो या फिर अपर आपके पोस्ट ग्रेजुएट हो, उनकी डिग्री जो बात की जाती है लेने की, तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन के कारण से मेल की जो कैपेबिलिटी है, फीमेल की जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही है मेल से। ठीक है, इस चीज़ को भी बताया गया है। और साथ ही साथ अगर डिप्रेशन की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं और इश्यूज़ को भी जन्म देते हैं, जैसे कार्डियक इशूज, मतलब हार्ट से रिलेटेड जो इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है किसमें, वुमेन्स में आपके। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा, और इनके लिए कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक टेस्ट और क्लिनिकल प्रोसीजर को भी अपनाना पड़ेगा, जैसे कि आपके स्वीडन और कनाडा में अपनाया गया है। अगर बात की जाए स्टेरियोटाइप की, स्टेरियोटाइप मतलब कि लड़की और लड़का में भेदभाव करना। ठीक है, इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये ज़रूरत पड़ती है आपकी अर्जेंट क्लिनिकल इंटरवेंशन की, मतलब दोनों की क्लिनिकल इंटरवेंशन, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है कि क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है उसको कहीं ना कहीं दोनों को इक्वल अमाउंट में प्रोवाइड करने की बात की जाएगी। ये नहीं कि हम सिर्फ मेल की डोमिनेशन को देखें और फीमेल की डोमिनेशन को ही अनदेखा कर दें। ठीक है, अब क्या बताया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अगर हम एक्सक्लूजन कर देंगे, बिल्कुल ही एक्सक्लूजन कर देंगे वुमेन्स को क्लिनिकल ट्रायल से या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट से, तो कहीं ना कहीं इलनेस जैसे कैंसर हो गया या हार्ट डिजीज़ है, कहीं ना कहीं वो हमें देखने को मिलेंगे, और इनके सिम्टम्स का भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम लोगों ने सेक्स स्पेसिफाई कर दिया कि भैया मेल के लिए ही ये चीज़ है, फीमेल के लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं फीमेल की जो दवाइयाँ हैं कहीं ना कहीं कमी पड़ेगी। ठीक है, तो वही चीज़ बात की जा रही है। अगर हमें ट्रीटमेंट करना है किसी चीज़ का, तो मेल और फीमेल डोमिनेशन दोनों को ही ध्यान में रख के ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि दोनों की सिम्टम्स के बारे में पता लगे, दोनों के अलग अलग सिम्टम्स के बारे में पता लगे, दोनों की अलग अलग साइड इफेक्ट्स के बारे में पता लगे, जिससे कि हम लोग उनको अप्रोप्रिएट मेडिसिन जो है वो दे सकें। ठीक है, और इस चीज़ को कम कर सकता है कौन, जो हमारी क्लिनिकल ट्रायल है या फिर रिसर्च है, कहीं ना कहीं हम उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेके उस पर बातचीत कर सकते हैं। अगर हम और बात करें तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट जो बेस स्टडी है वो क्या दिखाता है, जो फंडिंग रिसीव है रिसर्च के लिए, जो माइग्रेशन है, एंडोमेट्रिक है और एंजाइटी है, उनके ऊपर जो फंडिंग है किया गया है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो फीमेल इलनेस को कहीं ना कहीं क्या किया है, रिड्यूस किया है। फीमेल की जो प्रोपोर्शन है कि जो इलनेस की बढ़ने की, उसको कहीं ना कहीं क्या किया है, उसको रिड्यूस कर दिया है, यानी कि कम कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डाटा देखें 2017 की, तो ये क्या बताया है कि 808 वुमेन जो है वो डाई कर रहे हैं ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। क्योंकि इनकी क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि इनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बन रही है आज के टाइम भी। ठीक है, तो
इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें जो टाइम है या जो रिसर्च है या रिसोर्सेस है वो सबका क्या है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ताकि मेल और फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले हर एक फील्ड में, हर एक टाइम पे, हर एक चीज़ में, ठीक है। और इसके लिए क्या करना चाहिए, इंडिया को सबसे पहले अभी अगर बात की जाए G20 की मीटिंग चल रही है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को G20 के मुद्दे पर भी लेके जाना चाहिए, जिससे कि G20 में इसकी बात उठानी चाहिए, सेक्स स्पेसिफिक रिसर्च की बात उठानी चाहिए, जिससे कि यह हाईलाइट कर सके इस इश्यूज़ को, और साथ ही साथ इसको एक जोड़ा जा सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ, हेल्थ के साथ, वुमेंस के हेल्थ के साथ, जिससे कि जो आगे की अपॉर्चुनिटी है, आगे की जो बेटर हेल्थ है उसको कहीं ना कहीं अचीव कर सके, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।